नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। बीपीएससी के लिए साइंस एमसीक्यू मैंने बोला था कि मैं लाऊंगा साइंस के एमसीक्यू। तो मैंने इंटरनेट पर ही सर्च किया तो रुक्मणी प्रकाशन का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का अलग अलग से बुक आता है और 100 पेज के लगभग में है। इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं। मेन रूप से क्या है कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और क्वेश्चंस बाइलिंगुअल तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो कठिन शब्द हैं उसके इंग्लिश भी उसके बगल में लिखे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता होगा कि घटना चक्र से मैंने बायोलॉजी और फिजिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है। यकीन मानना, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर आपने घटना चक्र साइंस के बुक से करके गए तो साइंस के 80% क्वेश्चन उसी से आएंगे, उसके बाहर का नहीं पूछता है। इसमें भी घटना चक्र से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। ये अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं इन्होंने। इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और आप लोग रिवीजन ही करना, मूल रूप से आपका रिवीजन ही होगा। कुछ भी नया क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेवल अच्छा मिलेगा क्वेश्चंस का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो इरिटेरिया हम लोग कर रहे हैं उसमें 2 सेट बाकी है। आज अगर संभव हुआ तो आज 9 सेट आ जाएगा, 9वां नंबर, और कल 10वां सेट आ जाएगा। रिवीजन करना, सिलेक्शन उसी से होगा। पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो आंसर यहीं पर लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा अनकम्फर्ट नहीं होना है हमें। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ओके, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन नाम है इसका। सोर्स क्या क्या होते हैं इसके? सोर्स पूछता है बीपीएससी आपसे बार बार। फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज, इन सब में पाया जाता है। इसका PDF आपको मिल जाएगा थोड़े दिनों में आपको चैनल पर, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं इसको। ओके, मेढक में दांत होते हैं। हेमोडोंट्स, थीकोडोंट्स, हिट्रोडोंट्स उपयुक्त में से कोई नहीं। मेढक में दांत किस तरह के होते हैं? बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछना शुरू किया उसने। एओ के एग्जाम में देखना 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह के आए हुए थे। दूसरे के यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मेढक के दांत होते हैं होमोडोंट्स, जिसको कहा जाता है। मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए से होमोडोंट्स कहा जाता है। ओके, थीकोडोंट्स क्या होते हैं? ऐसे दांत जो मसूरों में धंसे होते हैं उसको थीकोडोंट्स कहा जाता है। जैसे मनुष्य के जो दांत होते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? थीकोडोंट्स कहा जाता है। इसको ध्यान रखना। अगली बार ये भी पूछ सकता है कि मनुष्य के दांत किस तरह के होते हैं। समझ में आ रही बात? अगले पर चलते। आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना खुद से। स्टार्च से क्या संबंधित है? तो ये सबको पता होगा, ग्लूकोज संबंधित होता है। C6H12O6, ये तो आपको सीधा सीधा ग्लूकोज का फॉर्मूला भी पूछा हुआ बीपीएससी ने, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि दांत का शिखर बना होता है। तो दांत का जो ऊपर का भाग होता है वो पूछा है किस चीज़ का बना होता है? उपास्थि का, एनेमल का, डेंटीज का, काइटिन का। तो किसका बना होता है ये? तो ये बना होता है डेंटाइल का। ओके, डेंटिन जिसको कहा जाता है उसी का बना होता है। दांत का बाहरी परत इनेमल को कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग होता है। इनेमल जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ओके, इसका शिखर पूछा है आपसे। दांत का शिखर किसका बना होता है? डेंटिन का बना होता है। इनेमल को आप ऐसे समझ सकते हो, जिसको सेंसिटिविटी की बीमारी हो जाती है दांत में, उनका इनेमल ही घिस जाता है। इसलिए कुछ भी वो खाते हैं गर्म ठंडा तो उनके शरीर में बहुत ही तेज़ वाइब्रेशन होता है। तो यही इसी को इनेमल कहा जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको ज़रूर ध्यान में रखना। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। बहुत बार पूछा है इसको, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इसको, है ना। पेप्सिन क्या होता है? हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, पोषक तत्व व विटामिन। तो पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो क्या काम करता है? पेप्सिन क्या लिखा है कि यहाँ पर कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। पेप्सिन प्रोटीन के पाचक में मुख्य रूप से सहायक होता है। इसको ऐसे आसान शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये मुख्य रूप से प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। ओके, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। आसान था ये तो क्वेश्चन। यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। विटामिन हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है। ओके, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ पर होता है? ग्लूकोज जो होता है इसका संग्रह कहाँ पर होता है? तो यकृत तथा पेशियों में, लीवर और मसल्स में इसका संग्रह होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों में संग्रहित होता है। यकृत सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बहिस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ा कौन सा है? यकृत ही है। लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग, जॉन्डिस जिसको कहते हैं, वो हो जाता है। ओके, यकृत यानी कि लीवर
आप लोग समझ पा रहे होंगे। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता, अभी मैंने बताया कि दांत के ऊपरी परत जो होता है जिसको इनेमल कहा जाता है, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो कौन सा चीज़ होता है जो इनेमल को सबसे कठोर बनाता है, तो वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ होता है। दंत इनेमल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ओके, क्लियर हो गया। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पाचन तथा श्वसन हेतु वसा का इमल्सन करना, यही होता है पित्त का मुख्य रूप से काम। पित्त पाचन तथा श्वसन हेतु वसा का इमल्सन करता है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है, बेसिक नेचर में बनाता है भोजन को, है ना, तभी वो पच पाता है आसानी से। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोसेट, सोडियम टेकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है पित्त रस में। ओके। जनन क्षमता में कमी होती है किस विटामिन के कारण? बीपीएससी में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। विटामिन ई के कमी के कारण जनन क्षमता में कमी हो जाती है। पुरुष और महिलाओं दोनों में ही विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। पानी में घुलने वाला कौन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन बी और सी पानी में घुल सकता है, जबकि वसा में घुलनशील ए, डी, ई और विटामिन के है जो वसा में घुलनशील होता है। सीधा सीधा ये भी पूछा है कि कौन कौन से विटामिन निम्न से वसा में घुलनशील होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो इसकी ल्यूनिन ने खोज की थी, ए हो जाएगा। डीएनए में क्या होता है? एमिनो एसिड, पेप्साइड, पेप्टोन्स, न्यूक्लियोटाइड्स। तो क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए में। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? मोनोसेक्राइड है, ये पूछा है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है ये मोनोसेक्राइड होता है। ओके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि लीवर द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय गॉल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है? लीवर में जो पित्त बनता है वो पित्ताशय गॉल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है, ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर 14 का। इसमें दिया हुआ है सिस्टिक, या उसके सामने लिखा हुआ है डक्ट। लीवर द्वारा बनाया गया पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। ओके, बस इसको ध्यान में रखना अगर नहीं समझ में आए, क्योंकि बायोलॉजी है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, आप ना समझ सकते हो ना मैं सही से समझा सकता हूँ, है ना। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो क्योंकि पूछता ज़रूर है इस तरह की चीज़ें आपके एग्ज़ाम में। ओके, निम्न में से कौन सा डाइसेक्रेटाइड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माल्टोज। माल्टोज जो होता है ये डाइसेक्रेटाइज होता है। निम्नलिखित में किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है? तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एस्ट्राडियोल, इसके संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण। जब भी आए संश्लेषण की बात तो निर्माण होता है उसका मतलब। जैसे प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो उसमें भोजन का निर्माण करते हैं पेड़ पौधे अपने लिए। प्रोटीन के संश्लेषण में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो उसी तरह से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो ये हमेशा एस्ट्राडियोल बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। ओके, निम्न से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? मिल्क प्रोटीन कौन सा है? तो कैसीन जो होता है ये मिल्क प्रोटीन होता है। कैसीन, दूध का रंग उजला कैसीन प्रोटीन और पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। उजला किसके कारण होता है? तो कैसीन प्रोटीन के कारण। और पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। ओके, रेनिन दूध में पाए जाने वाला कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है। ओके, आहार नाल किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का एमिनो अम्ल में डिग्रेडेशन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत जो होती है, आहार नाल का भाग होता है छोटी आंत, इसी में जो प्रोटीन है उनका अमीनो अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, एमिनो एसिड में। ओके, अगले पर चलते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो ये होता है विटामिन डी, जिसको हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। रेनिन का स्रावन करने वाला अंग कौन सा है? तो ये है अमाशय, एस्टोमक। रेनिन का सिक्रेशन होता है अमाशय से, एस्टोमक से इसका सिक्रेशन होता है। किडनी की संख्या 2 होती है मनुष्य में, इसमें यूरिया बनता है। किडनी की इकाई को नेफ्रॉन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह कौन कौन सा है? तो ये निमेषक पटल, क्रीम रूप, परिशेषिक, कर्णपेशियाँ और कॉक्सी अस्थि, ये सब क्या होते हैं? निष्क्रिय अंग।
ऐसे अंग जिनका शरीर में अभी कोई काम नहीं, जैसे कान का जो बाहरी वाला भाग होता है ना, इसका काम नहीं होता है। आने वाले समय में ऐसा बताया जाता है कि 1000, 2000, 3000 साल में धीरे धीरे ये विलुप्त हो जाएंगी। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निष्क्रिय अंग किनको कहा जाता है? जिस अंग का कोई काम नहीं होता है मुख्य रूप से। पुनर्उद्भवन मिलता है किस में? इसका दिया हुआ है फ्लोरिनेरिया में। रीजेनरेशन मिलता है किस में? ये पूछ रहा है आपसे। रीजेनरेशन मिलता है प्लेरिनेरिया में। प्लेरिनेरिया होता है, इसमें रीजेनरेशन देखने को मिलता है। रीजेनरेशन, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। ये जीव विज्ञान से आपका मूल रूप से जो जीवों से संबंधित होता है उससे क्वेश्चन पूछा है। समवर्ती अंग कौन से होते हैं? तो चमगादड़ के पंख व तितली के पंख जो होते हैं समवर्ती होते हैं। ओके, चमगादड़ और तितली के पंख। समरूप अंग जो एनालॉगस ऑर्गेन्स जो चमगादड़ के पंख एवं तितली के पंख होते हैं। इसी तरह से समजात अंग भी होते हैं, है ना। तो ये सब विभिन्न प्रकार के अंग जो होते हैं उसके आधार पर बांटा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़ के पंख वो तितली के पंख जो होते हैं, 23 का आंसर ए हो जाएगा। कौन सी हार्मोनल बीमारी है? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? घेघा जो होता है ये हार्मोनल बीमारी होती है। ओके, हार्मोन की कमी से घेघा रोग होता है। थायराइड ग्लैंड से स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेघा रोग होता है। 65वीं बीपीएससी में बीपीएससी ने क्या पूछा 66वीं में कि थायरॉक्सिन जो होता है उसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो इसको ज़रूर ध्यान में रखना। थायराइड होता है, उसकी कमी से घेघा बीमारी होती है। डार्विनिज्म है क्या है ये? एक तो ये प्राकृतिक चयन का नियम है डार्विनिज्म। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। तो डार्विनिज्म का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक चयन होता है। लेमार्क का कौन सा है? तो फिलोसॉफिक जियोलॉजिक पुस्तक का प्रतिपादन किया था लेमार्क ने। ये सब पूछता है, कई बार पूछा है आपसे एग्जाम में। जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वो क्या कहलाता है? उसको कहा जाता है कॉमनसेलिज्म। ओके, हिंदी में क्या कहा जाता है? सहभोजिता कहा जाता है। इसको ज़रूर ध्यान में रखना। ये इकोलॉजी से भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखना। जैसे आपने देखा होगा कि गाय के पीठ पर जो कौवा बैठा रहता है, तो वो कौवा क्या करता है कि गाय के शरीर से वो भोजन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेता है, जिससे गाय को भी सुविधा होती है और कौवे को भी हो जाती है। तो उसमें तो दोनों को लाभ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोला है कि एक को लाभ होता है, दूसरे को कोई लाभ नहीं होता है। इसको क्या कहा जाता है? सहभोजिता कहा जाता है। जरूर ध्यान में रखना है इसको। अगला है कि भूमि अपरदन सॉइल इरोजन की रोकथाम संभव है किसके द्वारा? तो पेड़ लगा दो। पेड़ लगाने से सॉइल इरोजन, मिट्टी का जो क्षरण होता है रुक जाता है। डार्विन का सिद्धांत था, तो बी हो जाएगा प्राकृतिक चयनवाद। अभी हमने देखा नेचुरल सिलेक्शन, ये पूछा है, बहुत बार पूछा है। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजन है? बहुत ही कठिन नाम है, मुझे जितनी पढ़ने में कठिनाई हो रही है उतनी ही आपको भी होगी, लेकिन पढ़ के जाना। इस तरह के शब्द जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरीसृप व पक्षियों के लिए यूज़ किया जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स, है ना। सूर्य के प्रकाश से पैरावैगनिक विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो ओजोन, O3 उत्पन्न होता है ना, पैरावैगनिक किरण। ओके, वन पारिस्थितिक तंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे होते हैं, तो डी उत्पादक होते हैं। उत्पादक उपभोक्ता आपने सुना होगा, जैसे घास होती है, घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा। तो प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? तो घास होता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो हिरन होता है। तो इसी को उत्पादक पूछा है। जब भी कोई भी पारिस्थितिक तंत्र होगा ना, वहाँ पर उत्पादक जो होगा वो मूल रूप से घास ही होते हैं। समुद्र में कौन से होते हैं? शैवाल वगैरह होते हैं, है ना। वन में कौन से होते हैं? तो पेड़ पौधे होते हैं। ये सब प्राथमिक उत्पादक होते हैं, एनर्जी के सोर्स होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव और उनके पारस्परिक जो वातावरण होते हैं उनका अध्ययन हमेशा इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी कहते हैं उसको। निम्न में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? तो ये युग था एजोइक काल, जिसको कहा जाता है। एजोइक एरा जो था, इसमें कोई जीवन नहीं था। उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन थ्योरी प्रस्तुत किया था किसने? तो ये किया था डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन की थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है?
तो ये बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के, 0.01 mm के बराबर होता है। उत्परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका कारण है क्रोमोसोम्स में परिवर्तन, जीनों में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन। यही म्यूटेशन का जिम्मेवार कारक यही 3 होते हैं। आपसे ई ऑप्शन दे के ये भी पूछ सकता है कि उत्परिवर्तन इनमें से कौन कौन से कारण हैं, इसलिए तीनों को ध्यान में रखना है ना। पैलिएंटोलॉजी अध्ययन है किस चीज़ का? तो ये अध्ययन है जीवाश्मों का। मैंने बताया था ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें। ओके। डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? तो ये मीसोजोइक काल को कहा जाता है। डायनासोर का जो सुनहरा काल था, गोल्डन एरा था इनका, मीसोजोइक एरा। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? तो ये उत्पत्ति हुई है प्री कैम्बियन एरा में। प्री कैम्बियन एरा जो है उसी में जीवन की उत्पत्ति हुई है। आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज कौन थे? तो क्रोमैगन मानव जो थे वही अभी जो आधुनिक मानव हैं उनके पूर्वज थे। क्रोमैग्नॉन मानव उनको कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा है इस चीज़ को, पहले पूछा है इस चीज़ को, अभी हाल फिलहाल में तो नहीं पूछा है, लेकिन आप अगर जाएंगे 60वीं बीपीएससी से पहले तो उससे पहले 2-3 बार इसको पूछा है। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई है? तो प्लायोसीन युग में हुई है मानव की उत्पत्ति, प्लायोसीन युग में। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रीमेगनॉन मानव ने चट्टानों पर सबसे पहले जो चित्रकारी आप देखते हो चट्टानों पर वो की थी क्रीमेगनॉन मानव ने। अपने देश में कहाँ पर मिलता है? हिस्ट्री अगर पढ़ा होगा तो भीमबेटका की गुफाओं सब में जो मिलता है वो इसी समय के मानव ने की थी। बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जावा मानव ने। उनको क्या कहा जाता है? जावा मानव थे, जिन्होंने अपने खुद के बचाव के लिए, जानवरों से बचाव के लिए और भोजन पकाने के लिए अग्नि का उपयोग किया था। मध्य पाषाण के बाहरी वाले भाग में इसका उपयोग शुरू हुआ था अग्नि का। ओके। मानव विकास इवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है बी, मध्य एशिया के। इवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ पर हुआ है? मध्य एशिया के भागों में। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? तो गोरिल्ला है जो आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी माना जाता है। किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोसिस रोग गर्भपात कर सकता है? तो ये कर सकता है सी, RH+ पति और RH- पत्नी जब होगी तो उनके लिए ये गर्भपात का रोग हो सकता है, जिसको क्या कहा जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस कहा जाता है। ये RH+ अगर पति होगा और RH- अगर पत्नी होगी तो उस समय पर ये बीमारी घटित हो सकती है। ब्लड ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। जिस व्यक्तियों में RH पाया जाता है उनका रक्त RH+ तथा जिनमें RH नहीं पाया जाता है उनका रक्त RH- कहलाता है ना। तो अगर ये कंडीशन पुरुष में RH+ हो, पुरुष में रक्त समूह पाया जाता हो RH, और अगर महिला में नहीं पाया जाता हो तो उस समय पर गर्भपात की समस्या बन सकती है। आपने सुना होगा ये चीज़। आगे बढ़ क्वेश्चन पर चलते हैं कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ये सभी को पता होगा, इसमें आयरन होती है, आयरन। गुणसूत्र पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है? तो इसमें रेखाकार लाइनर होता है। क्रोमोजोम्स पर जीन की उपस्थिति किस आकार में होती है? तो लाइनर होता है। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, किसको दिया जा सकता है? AB को दिया जा सकता है। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, ग्रुप होते हैं, और O+ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, O ब्लड ग्रुप। निम्न में से लिंग संलग्न रोग कौन सा है? सेक्स से लिंक्ड रोग कौन सा है? ये पूछा है आपसे। तो वर्णांधता जो होती है वो जो होती है वो सेक्स संबंधी रोग होती है, मतलब ये ट्रांसफ़र हो सकता है ना। हीमोफीलिया जिसको कहा जाता है, वर्णांधता जिसमें वस्तु का कलर साफ साफ नहीं दिखाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये किसके लिए? रक्त परिसंचरण, जो हमारे ब्लड संचरण का जो ब्लड का जो सिस्टम होता है ना, उसी की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनको क्या कहा जाता है? विलियम हार्वे। एंटीजन क्या है? तो एंटीजन क्या होता है ये पता होगा सभी को। एंटीबॉडी के निर्माण हेतु एक उत्प्रेरक होता है। ओके। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? कौन सा अंग पूछा है आपसे? तो लीवर होता है, यकृत। यकृत जो होता है रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है, यकृत।
मादा में मनुष्य में मादा अस्पष्ट युग्मज का संगठन कितना होता है? तो फीमेल में कितना होता है? 22 + X होता है। फीमेल में जाइगोट युग्मज का संगठन 2n होता है अर्थात 44। फीमेल जाइगोट n होता है अर्थात 22 + X होता है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखना, ये पूछा है 2 बार 3 बार कि कुफर सेल्स पाए जाते हैं किस में? तो ये यकृत में पाए जाते हैं, लीवर में पाए जाते हैं। ये 2 से 3 बार पूछा है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान में रखना। और ये रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्न से कौन सा रोगाणुओं को नष्ट करने में काम आता है? तो कुफर सेल, इसको ज़रूर याद ध्यान में रखना। टर्नर सिंड्रोम होता है तो किस में? XO होता है। टर्नर सिंड्रोम उसको कहा जाता है। क्या होता है इसमें? इसमें शरीर का विकास नहीं हो पाता है, इसमें स्तन ग्रंथि का अभाव होता है, इनकी आवाज़ें मोटी होती है, जनन क्षमता नहीं होती इनमें। ओके, इसी को कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम। देखो क्या होता है ना, क्रोमोजोम्स की जो संख्या होती है वो डिसबैलेंस होने पर अलग अलग प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे जो किन्नर होते हैं या महिलाओं कई ऐसे होती हैं जिनमें पुरुषों के लक्षण होते हैं, या कई सारे पुरुष होते हैं जिनमें महिलाओं के लक्षण होते हैं, वो इसी के कारण होता है। इसी को अलग अलग नाम दिया गया है। हीमोफीलिया रोग है क्या है? तो ये अनुवांशिक तथा लिंग संलग्न है। ओके, पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी की हो तो इनकी संतानों में कौन से रुधिर वर्ग संभव है? तो इनमें A, B, O और AB चारों ही संभव हैं। सर्वात्रिक रुधिरदाता यूनिवर्सल ब्लड डोनर रक्त ग्रुप कौन सा है? तो ये कौन सा होता है? O ग्रुप होता है। RH कारक की खोजकर्ता कौन है? तो ये हैं लैंडस्टीनर एवं बीनर। और ये किस में खोजा गया था सबसे पहले? तो एक मंकी में खोजा गया था RH फैक्टर सबसे पहले। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? तो ये एनाफेज होते हैं। एनाफेज जो होते हैं उसी में ये चीज़ होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। वृद्धि वलय ग्रोथ रिंग किसकी क्रिया से बनते हैं? तो ये बनते हैं कैम्बियन की क्रिया से। ग्रोथ रिंग्स जो होते हैं वो कैम्बियन की क्रिया से बनते हैं। परागन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है परागधनी, यानी कि एंथर से परागकण का वर्तिगार, जिसको स्टिग्मा कहा जाता है, उसके ऊपर जाना, इसी को परागन कहा जाता है। और ये ले जाने का काम कौन करती है मुख्य रूप से? तो मधुमक्खियाँ जो होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, वही परागन करने में बड़ा ही मददगार होते हैं, है ना। तो परागधनी जो होता है एंथर से परागकण का वर्तिगार स्टिग्मा पर जाना ही परागन कहलाता है। ओके। अनिषेक फल वह है जिसमें क्या होता है? जिसमें बिना परागन और निषेचन के बना फल होता है ना। उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को कहा जाता है अनिषेक फल, जिसमें बिना परागन और निषेचन के फल बनता है। परागकण क्या है? तो नर युग्मोद्भिद जो होता है वही परागकण कहलाता है। अमृतबीजी पादपों में भ्रूण क्रोश पाया जाता है, प्रायः द्विगुणित होता है। द्विगुणित। बीज किससे बना होता है? तो ये बना होता है बीजांड से। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिगाग्र पर जाना क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है गीटोनोगैमिन। ओके। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? गीटोनोगैमिनी कहलाता है। ओके। सुपारी खाने योग्य कौन सा भाग होता है? सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूण क्रोश जो होता है वो हम खाते हैं सुपारी का। कौन सा फल नट रहता है? नट जो कहलाते हैं, तो इसमें से कौन सा हो जाए? काजू, जो मुख्य रूप से नट कहलाता है। जैसे सेब जो होता है वो ट्रू फल नहीं कहलाता है। अब भिंडी जो होता है वो बायोलॉजिकल रूप से एक फ्रूट होता है। इस तरह की चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखना। नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूण पोष होता है। अमृतबीजी पौधे के बीज में होता है क्या? तो सुप्त एम्ब्रियो होता है। अमृतबीजी पौधे के बीज में सुप्त एम्ब्रियो होता है। मक्का मेज का दाना क्या है? तो ये वास्तविक फल होता है। मेज का तो दाना होता है तो उसको ट्रू फ्रूट कहा जाता है। जिस फल का विकास ओवरी से होता है सत्य फल या वास्तविक फल कहलाता है। एग्जाम्पल है आम, जामुन, केला etc। सेब नहीं आता है ट्रू फल में, अभी मैंने बताया, क्योंकि ये बीपीएससी में पूछ चुका है ना। भिंडी जो होता है वो ट्रू फल कहलाता है ना। तो मक्का जो होता है, मक्का के दाने, उनको फ्रूट कहा जाता है ना। आश्चर्य की बात। एक सच्चा फल होता है, निषेचित एवं विकासित अंडाशय होता है सच्चा फल, ट्रू फ्रूट जिसको कहा जाता है। कटहल का मांसल खाने योग्य भाग कौन सा है?
इसका खाने योग्य भाग होता है सहपत्र एवं परिदल पुंज। परिदल पुंज जो होता है वो खाने योग्य भाग होता है। कटहल में खाने योग्य भाग सहपत्र एवं परिदल पुंज होता है। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ कौन सा होता है? आरएनए होता है, आरएनए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांश होता है, कौन सा? तो डीएनए होता है। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? तो ये जीवाणु में मिलती है प्रतिजैविक औषधि। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो सबसे पहले खोज की थी डी लिवेनवस्की ने। डी लिवेनवस्की ने सबसे पहले वायरस की खोज की थी। पूछा है जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज। एवी ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज। जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि जीवाणु को एक पादप माना जाता है, बैक्टीरिया को। क्यों? तो ये पूछा है आपसे। इनमें दृढ़ कोशिकीय भित्तियाँ होती हैं बैक्टीरिया में, इसीलिए इनको क्या माना जाता है? इनको पादप माना जाता है, जीवाणुओं को। उपापचय दर सर्वाधिक होती है किस में? तो ये सबसे ज़्यादा किस में होती है? यहाँ पर देख लेते, चूहा, मनुष्य, हाथी और बंदर। उपापचय की दर सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ये दिया हुआ है सबसे अधिक चूहों में होता है। मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा चूहों में होता है, ज़रूर ध्यान में रखना है इसको। जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो एनर्जी उत्पन्न होता है। और ये कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये चीज़। उपापचय मेटाबॉलिज्म का परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एटीपी में। और ये सारी ऊर्जा वाली घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो अभी मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। शरीर के लिए एंजाइम बहुत ही आवश्यक है क्योंकि, तो सी, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। उत्प्रेरक का काम करते हैं। एंजाइम मुख्य रूप से क्या करता है? जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको फास्ट कर देता है। एंजाइम का मुख्य रूप से काम यही होता है। भोजन के पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन के पाचन के लिए अलग एंजाइम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन के लिए अलग एंजाइम चाहिए, और शरीर के अलग अलग भागों से अलग अलग एंजाइम स्रावित होते हैं। अग्नाशय से अलग होता है, पित्ताशय से अलग होता है। ग्लूकोज के लिए जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में ATP अणु उत्पन्न होते हैं। कितना अणु उत्पन्न होता है ये पूछा है आपसे। तो 85 का आंसर क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है, यानी कि 38 अणु उत्पन्न होते हैं। ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में ATP के 38 अणु उत्पन्न होते हैं। पूर्ण रूप से फैक्चुअल क्वेश्चन। प्रोटीन की इकाई यूनिट क्या होता है? इकाई यूनिट का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को मिलाकर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड होता है जो प्रोटीन का इकाई यूनिट होता है। एमिनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है तो ग्लूकोज पाइरुवेसिक अम्ल में परिवर्तन जो होता है वही ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोसिस। कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राइबोसोम्स। ओके। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सी होता है, इस पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है, 40 डिग्री सी। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो ये वसा के रूप में। वसा ग्रहण करने पर हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का स्थान आता है। इसको ज़रूर ध्यान में रखना। वसा ग्रहण करने पर अधिक ऊर्जा मिलती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का स्थान आता है। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? तो सबसे पहले ग्लाइकोजन का उपयोग करता है भूखा व्यक्ति। मतलब जिसको खाना नहीं मिल रहा है तो शरीर में जो उसका एनर्जी मौजूद है उसमें से किस भाग का सबसे पहले उपयोग करेगा? तो ग्लाइकोजन का सबसे पहले उपयोग करेगा। आज हम लोग 100 ही क्वेश्चन करेंगे इसमें से। आपको लग रहा होगा आवाज़ से थोड़ा सा दिक्कत है अभी, कल से फिर हम लोग पूरा शुरू कर लेंगे। आज अगर संभव हो पाएगा तो आज मैं वो 150 क्वेश्चन करवाऊँगा आपको, नहीं तो कल से तो करेंगे ही। जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्मा के रूप में, हाइड्रोलिसिस जिसको कहा जाता है। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन में ऊर्जा उत्पादन के लिए अपचय चाहिए, कैटाबोलिज्म जिसको कहा जाता है। अपचय यानी कि कैटाबोलिज्म के दौरान कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। कैटाबोलिज्म के अंतर्गत पोषक तत्वों को विघटित कर सरल और विलेय पदार्थों के रूप में परिवर्तित कर देता है। यह डिस्ट्रक्टिव फेज होता है। समझ में आ गई बात? कैटाबोलिज्म को क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से सरल पदार्थों में, विलेय पदार्थों में इसको परिवर्तित कर देती है, जिससे शरीर उसको अच्छे से पचा पाता है। बस यही होता है। मेटाबोलिज्म 2 प्रकार का होता है मेटाबॉलिज्म।
एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। ओके, एनाबोलिज्म पोषक तत्वों के स्वयंगीकरण और इसके ऊतकों के निर्माण की क्रिया को उपचय कहते हैं। आप लोग PDF अच्छे से पढ़ लेना, आज एनर्जी नहीं है कि मैं पढ़ा पाऊँ अच्छे से। बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमेलेसिस रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, कम से कम 10 बार पूछा है ये। और विटामिन से संबंधित एक मैंने घटना चक्र से पूरा का पूरा वीडियो करवाया हुआ है, 250 से ज़्यादा क्वेश्चंस, जिसमें विटामिन से अगर क्वेश्चन आता है तो उससे बाहर नहीं आएगा। उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कर लेना उसको। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? तो ये होता है विटामिन B12, जिसको कोबैलामीन भी कहा जाता है, साइनोकोबैलामीन जिसको कहते हैं। पित्त का निर्माण होता है कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यकृत में। विटामिन सी है, क्या है ये? तो इसको क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत कौन सा होता है? तो गाजर होता है विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है तो डी, एमाइलोप्सिन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। अच्छे क्वेश्चंस लगे इसलिए मैंने इसमें से करवाए हैं आप लोगों को। खरगोश में दांत होते हैं तो थिक एंड डोंट्स, अभी ऊपर भी किया था हमने। 100 MCQ इसके मैंने करवा दिए हैं। आज दूसरा वीडियो मिल पाएगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। जैसा भी लगा हो ज़रूर बताना, और इसके PDF जब आपको मिलेंगे ना, 1-2 दिन में मैं दे दूँगा आपको। आज तो नहीं दूँगा आपको PDF इसका, 1-2 दिन में दे दूँगा मैं। उसके बाद इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच।